जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम मूल विधि देख रहे थे यूपीएसआई के, और मूल विधि का आज ये 5वां टॉपिक है। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक में एक क्लास हम देख रहे हैं, यानी कि 4 टॉपिक हम देख चुके हैं। आज हमारा ये 5वां टॉपिक है। आज हम देखेंगे क्या, अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989, जिसको हम SC/ST एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो SC/ST एक्ट 1989, या फिर जिसको हम हरिजन एक्ट भी कहते हैं ना, हरिजन एक्ट। ठीक है, तो वो भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें आपको कि देखिए, हम यूपीएसआई के लिए दोस्तों क्लासेस चला रहे हैं रेगुलर। और देखिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए दोस्तों, वो देखिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है हमारे चैनल के। उसमें आएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ देखिए आपको संविधान की प्लेलिस्ट मिल जाएगी बहुत ही डीपली तरीके से। संविधान 2025 यूपीएसआई एंड यूपीपी के नाम से। ठीक है, यहाँ से कर सकते संविधान। और ये रहे मूल विधि की दोस्तों, इसमें 4 क्लासेस हो चुकी, 5वीं क्लास आज पढ़ने वाली। ठीक है, बहुत जल्द दोस्तों सारी क्लासेस में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए, तो स्टैटिक जीके 3.0 के नाम से आपको मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट जा करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, और भी सारी चीजें मिल जाएंगी दोस्तों, एक बार प्लेलिस्ट पे जाइए। और देखिए, जिनको चाहिए पीडीएफ वगैरह, देखिए हमारी ये स्टैटिक जीके पीडीएफ है। इतने सारे टॉपिक्स है दोस्तों, मात्र 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आपको पता है स्टैटिक वाले पार्ट, इतने सारे पार्ट होंगे, इसको आप देख सकते हैं। कहाँ से मिलेगी? हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप को डाउनलोड कर ले। ठीक है, ये ज्ञान आरवीएल ऐप जिससे डाउनलोड करेंगे दोस्तों, उसके बाद आप जाइएगा हमारे ई बुक्स वाले कॉलम में। तो साथियों, आपको देखिए पहले दिख जाएगा ये यूपीएसआई मूल विधि के नाम से आपको पीडीएफ बैच दिखेगा, जिसमें दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना, जो मैं 4 करवा चुका हूँ, एक्ट 5वां करवा रहा हूँ। ये सभी एक्ट दोस्तों इसी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको बता दें लगभग 12 एक्ट पढ़ चुके हैं दोस्तों। कुछ एक्ट बचे हैं जिन्हें बहुत जल्द दोस्तों पूरा करके इसमें डाल दिया जाएगा। तो आप अगर एक बार परचेस करते हैं, आपको सारे एक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा करंट अफेयर की ई बुक है, जनहित याचिका हो गई। ठीक है, कंप्यूटर की है दोस्तों, हिंदी की है, हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर दोस्तों यूपीएसआई के लिए, हिंदी भाषा की है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल मात्र 50 रुपये में देखती। और ये है आपके स्टैटिक जीके की 99 रुपीज़ में। इसके अलावा नीचे जाएंगे दोस्तों, पॉलिटी की भी मिल जाएगी, हिस्ट्री भी मिल जाएगी, और दोस्तों अन्य भी मिल जाएंगी 50-50 रुपए की। तो जा करके दोस्तों उनको पे करके निकाल के प्रिंट आउट भी कराना चाहें करा सकते हैं दोस्तों। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप को जरूर विजिट करिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाले। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, यानी जिसको हम SC/ST एक्ट भी कहते हैं। तो इसके बारे में देखने वाले हैं। चलिए, पहली चीज मेरे दोस्तों हम देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति क्या होते हैं। क्या होते हैं अनुसूचित जनजाति? देखिए, पहली चीज तो जानना ना कि अनुसूचित जनजाति होते क्या हैं। ठीक है, तो साथियों, अनुसूचित जनजाति कौन से होते? देखिए, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, लोकूट समिति 1965 में। और इस समिति के अनुसार दोस्तों अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने के लिए 5 मापदंड दिए गए थे। पहले आदिम लक्षण। दोस्तों आदिम जानते क्या होते हैं? जो सबसे अलग रहना चाहें दोस्तों, कहते हैं ना, है ना। और दूसरा विशिष्ट संस्कृति, इनकी अलग संस्कृति होगी। कहा है दोस्तों, कपड़े न पहने, पत्तों के से अपने तन को ढक ले। ठीक है, या फिर अन्य चीजें, किसी खाल पहन के अपने, है ना, तन को ढक ले। दोस्तों भौगोलिक अलगाव, ये दोस्तों लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग जो हैं दोस्तों, आम लोगों से दूर रहना पसंद करते, अलग रहना पसंद करते। ये भी चाहते हैं कि हमारे पास कोई ना आए, डिस्टर्ब हमें ना करे। अन्य समुदाय के संपर्क से हिचकिचाहट होती है, इनमें बिल्कुल सही बात दोस्तों। ये जो आपके ST होते हैं, ये अन्य समुदाय से मिलना जुलना भी दोस्तों एक अजीब तरीके से समझते हैं, उनसे हिचकिचाते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं दोस्तों। ये लक्षण 5 लोकूट समिति द्वारा बताई गई थी। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब सब कुछ अन्य समितियां फिर आई, जैसे एल्विन कमेटी 1959 में आई। इसका गठन सभी जनजाति विकास कार्यक्रम के बुनियादी प्रशासनिक इकाई बहुउद्देशीय विकास खंड के कार्यकरण की जांच करने के लिए किया गया था। ठीक है, फिर आती है सीलू समिति दोस्तों, ये 1966 में आती है। और आपको बता दें, इसे भी जनजाति विकास एवं कल्याण के मुद्दों के लिए गठित किया गया था। मतलब इनका विकास कैसे किया जाए, इनका कल्याण कैसे हो, इसके लिए किया गया था। ठीक है, चलिए अगली आती है UN डेबर आयोग दोस्तों। ये UN डेबर आयोग का गठन किया जाता है। इससे जनजातीय क्षेत्रों में
भूमि अलगाव के मुद्दे सहित जनजातीय समूहों की समग्र स्थिति के बारे स्थिति को संबोधित करने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, चलिए नोट करके दोस्तों देखते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अनुसूचित जाति ये केवल हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं और जैन को ही मानने वाले होते हैं। यानी एससी जो होते हैं दोस्तों, एससी केवल 3 धर्मों में ही होते हैं। कौन कौन से? हिंदू हो सकते हैं, सिख में हो सकते हैं और बौद्ध धर्म में हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको ईसाई में या मुस्लिम में ये नहीं मिलेंगे एससी जनजाति। ठीक है, एससी लोग। ठीक है, इसको हम अनुसूचित जाति बोलते हैं। जैसे दोस्तों जैसे हिंदू में थोड़ा दोस्तों एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ आपको, जैसे कि आपको पता है पासवान हो गए, है ना, ऐसे लोग, चमार हो गए, है ना, ये सब लोग क्या है, इन जातियों को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? एससी बोलते हैं। ठीक है, मेरा समझाने के लिए था, किसी को खेद पहुंचाना नहीं था। ठीक है, चलिए अब देखिए साथियों कि द कॉन्स्टिट्यूशन एससी ऑर्डर 1995, ठीक 1950, इसमें क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन एससी ऑर्डर 1950, इसमें क्या है? ये अनुसूचित जातियों की एक लिस्ट है जिसमें लगभग 1108 जातियां शामिल है। ठीक है, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन एससी ऑर्डर 1950 में आया था, जिसमें दोस्तों कितने? लगभग दोस्तों 1108 दोस्तों जातियां शामिल हैं। कौन सी जातियां? अनुसूचित जातियां शामिल हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 341 ए में देखिएगा कहा गया, समझिएगा। पहली चीज कि 338 दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की बात की गई है कि एक अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, वहीं दोस्तों आर्टिकल 341 का एक कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना। देखिए एक चीज तो समझिए, मान लिया मेरे दोस्तों कोई जाति है दोस्तों, ठीक है, उससे लगता है कि उसके लक्षण दोस्तों गरीब है ना, खाना बदोश है, या फिर अन्य कोई रीजन जिससे सरकार को लगता है भैया इसे ना एससी में डालना चाहिए। देखिए एससी में डालने से क्या होता है, उनको थोड़ा सा फायदे वगैरह मिलते हैं, इसलिए। ठीक है, तो इसे मान लिया किसी भी जाति को एससी में डालना है। मान लिया दोस्तों, चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लिया दोस्तों मैं हूं दोस्तों मौर्य। ठीक है, चलिए समझाने में कोशिश करता हूं, समझिएगा। मान लिया दोस्तों कभी सरकार को लगता है कि मौर्य को एससी में होना चाहिए, ये लोग ओबीसी के लिए ठीक नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा गरीब है। ठीक, समझिए, समझाने के लिए है। तो साथियों क्या करेगी, तो कौन एससी कैटेगरी में डालेगा दोस्तों? तो ये केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय डालते हैं केंद्रीय स्तर पर। ठीक है, कौन डालेंगे? राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही डाला जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 341 ए में राष्ट्रपति द्वारा किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना। ठीक है, और मेरे दोस्तों समझिए, राष्ट्रपति ने 341 दोस्तों एससी में डाल दिया। अब समझिए, मान ले दोस्तों कोई जाति एससी में है, कोई भी जाति मान ले एससी, मान ले दोस्तों कि सोनकर, मान ले दोस्तों सोनकर एक जाति है, वो एससी में है। अब दोस्तों ये फल फूल गई है, मतलब ये अब डेवलप कर गई है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि भैया एससी से हटा करके इसको फिर से हम ओबीसी में डाल दें, क्योंकि ये जाति जो है डेवलप हो चुकी है। तब कौन डालेगा? ठीक है, एससी से उठा के ओबीसी में कौन डालेगा? तो मेरे साथियों तब राष्ट्रपति नहीं डाल सकता। तो इसके लिए आपका 341 भी है कि संसद द्वारा किसी भी अनुसूचित जाति को इससे बाहर किया जा सकता है। ठीक है, यानी डालने तो राष्ट्रपति डाल देगा एससी में, मगर डालने के बाद दोस्तों एससी से निकाल नहीं पाएगा। निकालने के लिए आपको कौन लगेगा? तो मेरे साथियों कौन लगेगा मेरे दोस्तों? तो संसद। ठीक है, चलिए सर्वाधिक एससी आबादी वाले राज्य कौन से है? उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार है। ठीक है, चलिए अब अनुसूचित जनजाति देखते हैं। ये किसी भी धर्म को मानने वाले होते, जैसे एससी थे, ठीक है, एससी थे दोस्तों, वो हिंदू, ठीक है, बौद्ध और दोस्तों जैन थे, सिख थे ना, ये मानने वाले थे। मगर दोस्तों अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब देखिए जैसे एससी के लिए था, वैसे दोस्तों द कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर 1950 में आया। यह अनुसूचित जनजातियों की एक लिस्ट है जिसमें लगभग 744 जातियां शामिल हैं। और ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए वाला यूपीएससी में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि 89वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की भी बात की गई है। ठीक है, कि एक अनुसूचित जनजाति आयोग होगा, जैसे अनुसूचित जाति, पहले अनुसूचित जनजाति एक ही था, मगर दोस्तों फिर इसे अलग कर दिया गया। ठीक है,
89वां संविधान संशोधन करके। अब दोस्तों उसी प्रकार जैसे 341A में था कि एससी को दोस्तों राष्ट्रपति महोदय सूचीबद्ध करेंगे कोई भी जाति को। अब 342A में एसटी को किसी भी अन्य जाति को एसटी कैटेगरी में डालेंगे राष्ट्रपति महोदय, वो 342A कहता है। और किसी भी एसटी जनजाति को एसटी कैटेगरी से बाहर कौन करेगा? संसद महोदय करेंगे। ठीक है, 342 में कहा गया कि संसद द्वारा किसी भी अनुसूचित जनजाति को इससे बाहर कर सकते हैं। और बात करते हैं सर्वाधिक एसटी आबादी कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। और सर्वाधिक एसटी वाली जातियां कौन सी हैं? भील, गोंड और संथाल। देखिए संथाल से याद रखेंगे क्योंकि दोस्तों हमारे देश के प्रथम नागरिक यानी कि माननीय राष्ट्रपति महोदया जी भी इसी जनजाति से संबंधित है, संथाल जनजाति से, झारखंड से। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसी से दोस्तों जो हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं दोस्तों, वो भी संथाल जनजाति से ही संबंधित हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं कि भारत में अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। और भारतीय संविधान के 341 में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति का निर्धारण किया जाता है, जिसमें संबंधित राज्यों के राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति जब भी दोस्तों अनुसूचित जाति की निर्धारित करेगा दोस्तों, वो राज्यपालों से भी क्या करेगा? परामर्श लेगा, जिस राज्य की जनजातियां होंगी। 89वां संविधान संशोधन दोस्तों 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग को दोस्तों अलग अलग कर दिया गया था, ये याद रखेंगे। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 19 फरवरी 2004 को स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए थोड़ा दोस्तों इसके बारे में देखते हैं कि आर्टिकल 338A, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, देखिए पहले SC ST दोनों आयोग एक ही में थे। ठीक है, फिर दोस्तों संविधान संशोधन करके 338A जोड़ा गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाने का? तो यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उसके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया। दोस्तों ये यूपीएससी में पूछा गया। और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। यूपीएससी में पूछा गया। और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। किसका दोस्तों? आपके एसटी आयोग के। ठीक है, और इनमें कितने सदस्य होंगे? तो एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य, यानी कि टोटल 5 सदस्य। ठीक है, और आप बता दें आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री, ठीक है, क्या केंद्रीय कैबिनेट मंत्री व उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री तथा सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। और इनके वेतन भत्ते भी भारत सचिव के समान होते हैं। आपको बता दें, नोट करके लिख लीजिएगा कि अध्यक्ष जो होता है अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, जो प्रसिद्ध राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी हो। ठीक है, आपको बता दें कि अध्यक्ष व सदस्य 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं होंगे। दोस्तों केवल 2 ही बार अध्यक्ष या फिर सदस्य कोई बन सकता है, उसके बाद वो नहीं चुना जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए दोस्तों संविधान में कुछ अधिकार दिए गए थे, उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे क्योंकि यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों आपको पता है कि आपका अनुच्छेद 15 का डी को क्या कहता है दोस्तों? अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण, यानी जो शैक्षिक संस्थान होते हैं जहां पढ़ाई लिखाई होगी वहां भी दोस्तों इनके लिए आरक्षण दिया जाएगा। और दोस्तों 15 का ई क्या कहता है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए निजी शैक्षिक संस्थानों में, जो दोस्तों निजी शैक्षिक संस्थान होते हैं ना, वहां भी दोस्तों इनके लिए सीटें छोड़ी जाती हैं। ठीक है, चलिए 16 का डी क्या कहता है? अनुच्छेद 16 डी दोस्तों सरकारी नौकरी में आरक्षण, दोस्तों आपको पता है। ठीक है, और 17 दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 23 का कहता है बंधुआ मजदूरी पर रोक होगा। और अनुच्छेद 46 का कहता है कि इनके उत्थान के लिए योजनाएं व कार्यक्रम लाए जाएंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 330 का कहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण दोस्तों, जिसमें अनुसूचित जाति यानी SC की सीटें कितनी होंगी, कंफर्म सीटें कितनी हैं, रिजर्व सीटें कितनी 84 सीटें होंगी, यूपीएससी पूछा गया। और ST के लिए दोस्तों कितनी सीटें होंगी? 47 सीटें, ये भी पूछा गया यूपीएससी में। ठीक है, चलिए 332 क्या मेरे दोस्तों कि राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण, यानी राज्य के विधानसभाओं में दोस्तों SC ST का आरक्षण। और 343 डी का कहता है ग्राम पंचायत में SC ST का आरक्षण दोस्तों। और
343 में नगर पालिका में आरक्षण। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया हुआ है और सर्वप्रथम अस्पृश्यता अपराध के लिए अधिनियम बना था, ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। तो दोस्तों इसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये भी दोस्तों इसी से संबंधित है। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम मतलब कि आप छुआछूत वाले आपको अपराध नहीं मानेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये अधिनियम है। देखिए इसे लागू कब किया गया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम दोस्तों बहुत बार पूछा गया, कब आया, देखिए यूपीएससी में पूछा गया, तो 1 जून 1955 को लागू किया गया था। इसमें सजा क्या है दोस्तों, इसमें सजा 1 से 6 महीने तक दोस्तों तथा जुर्माना 5000 तक ही था दोस्तों, ये कम था, इसलिए दोस्तों आप बता दें इसका नया नाम दोस्तों, इसको नए तरीके से कब लाया गया, तो दोस्तों नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसको कहा गया। इसे 19 नवंबर 1976 से लागू किया गया। मतलब पहले इसका नाम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 था, फिर इसका नाम बदल दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आप दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश में जनजातियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 11,34,273 थी दोस्तों, लगभग 0.6%। ठीक है, पूरे यूपी का। भारत के उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है, याद रखेंगे, और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 551 है। वही दोस्तों सेनेटरी मार्ट योजना आपको बता दें ये क्या है, तो राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना। ठीक है, और यही बात करें हम अगर कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ है, सोनभद्र में, और सबसे कम कहाँ दोस्तों, न्यूनतम कहाँ है, बागपत में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू है। क्या है, थारू दोस्तों, वही थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, यूपी पीछे से पूछा गया। 1967 में राज्य की 5 जनजातियों दोस्तों, थारू, भुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी को जनजाति का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आपको मेरे दोस्तों पता होगा कि विभाजन के बाद उत्तराखंड 2000 बनता है। और देखिए उत्तर प्रदेश में 2003 से पूर्व दोस्तों थारू और भुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया था मेरे दोस्तों। केवल देखिए 2003 के पहले 2003 तक दोस्तों कितने जनजातियां थी उत्तर प्रदेश में, केवल 2 थे। ठीक है, अनुसूचित जनजातियां थी, लेकिन 2003 में केंद्र सरकार ने 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रख दिया दोस्तों, यूपीपीएससी से पूछा गया। यानी वर्तमान में कितनी है, तो दोस्तों देखिए पहले केवल 2 थी, अब 10 और जोड़ दी गई हैं, यानी कि 2003 से दोस्तों 2003 से उत्तर प्रदेश में टोटल 12 जनजातियां हो गई हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्तमान में कुल जनजातियों की संख्या 12 है जो कुल 19 जिलों में निवास करती हैं। चलिए जनजातियां देखते हैं। पहला है जिनको गोंड, धुरिया, ओझा, नायक, पठारी, राजगोंड कहते हैं दोस्तों, ये निवास कहाँ करते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, सोनभद्र आदि में निवास करते हैं। वहीं दूसरी खरवार जनजाति, अभी दोस्तों आपको पता है UPSSC होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था खरवार जनजाति के बारे में। ठीक है, कहाँ रहती हैं, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र दोस्तों, ज्यादा दोस्तों पूर्वी इलाकों में, और सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला में। सहरिया दोस्तों ललितपुर। ठीक है, देखिए परहिया दोस्तों ये सोनभद्र में, ये पूछा गया क्वेश्चन है। बैगा सोनभद्र में 5वां हो गया। छठा दोस्तों पंखा या पनिका बोलते हैं इनको, सोनभद्र मिर्जापुर में। 7वां दोस्तों अगरिया, ये भी दोस्तों सोनभद्र में। और पठारी दोस्तों 8वां पठारी है सोनभद्र में। और 9वां चेरो है चंदौली और सोनभद्र। और 10वां दोस्तों भुइया या फिर भुनिया है दोस्तों सोनभद्र। ये दोस्तों 2003 में इनको किया गया था। और दोस्तों इनके 10 हो गए, और 11वां ये पहले जो थारू और भुक्सा 2 थे, यानी कि टोटल 12 जनजातियां हो गई हैं अपने उत्तर प्रदेश में। चलिए साथियों अब देखते हैं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में। इसमें अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने अध्याय दोस्तों, 5 अध्याय हैं। धाराएं कितनी है, 23 हैं। और संशोधन दोस्तों इसमें 16 और 18 में किया जा चुका है। चलिए अध्याय कितने हैं, टोटल 5 हैं। तो पहला अध्याय क्या है, आपको हमने बताया था दोस्तों, पहला और दूसरा लगभग सेम होता है। पहले में उसका नाम, विस्तार, प्रभाव कहाँ तक है, ठीक है, और दूसरे में परिभाषा होती है। तो दोस्तों पहले धारा में क्या बोलता है कि नाम, विस्तार, प्रभाव। नाम क्या है, नाम हमने बता दिया, अनुसूचित जाति एवं व जनजाति
है ना, अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 पूरा नाम है। और राष्ट्रपति मंजूरी किसने कब दी, तो 11 सितंबर 1989 को, और लागू कब हुआ, 30 जनवरी 1990 को। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो अत्याचार की परिभाषा दोस्तों 2A में दी गई है। परिभाषाएं धारा 2 में होती हैं, सब में पता है, हमने बताया है। अत्याचार धारा 3 के तहत किया गया अपराध। अभी धारा 3 हम पढ़ेंगे, उसके तहत अगर कोई भी आप अपराध करते हैं इसका मतलब आप अत्याचार कर रहे हैं। इसी में पीड़ित बताया गया है। पीड़ित कौन होगा, कोई भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या मौद्रिक क्षति या संपत्ति को क्षति आदि को अगर किसी का होता है वो पीड़ित कहलाएगा। और पीड़ित व्यक्ति दोस्तों इस सेक्टर में केवल और केवल SC और ST ही होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होंगे, क्योंकि यह SC ST एक्ट ही है। ठीक है, चलिए BB क्या कहता है, आश्रित, यानी कि आश्रित से संबंधित क्या है, तो आश्रित से दोस्तों पीड़ित व्यक्ति का, पीड़ित का पति हो चाहे पत्नी हो, बालक हो, माता पिता हो, ठीक है, भाई और बहन, जो पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतया या फिर मुख्यतः आश्रित हैं। यानी मान लिया दोस्तों आपके पिताजी इस चीज से पीड़ित हैं और आप उन्हीं पे आश्रित दोस्तों, तो आप क्या कहलाएंगे, आश्रित हैं। ठीक है, यानी कि उनकी कमाई खा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या होंगे, उन पे आश्रित होंगे। ठीक है, चलिए अब BD क्या कहता है दोस्तों, धारा 2 का अनन्य विशेष न्यायाधिकार, यानी इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए धारा 14(1) के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय से है दोस्तों, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अभी धारा 14 पढ़ेंगे। चलिए EB क्या कहता है 2 का, तो सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार का मतलब क्या होता है कि कोई रूढ़गत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए या ऐसी सामाजिक संबंधों से प्रतिवृत्त रहने के लिए जो अन्य व्यक्ति के से बनाए रखे जाएं तथा अन्य व्यक्तियों को उसको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इनकार करना अभिप्रेत होता है। सामाजिक बहिष्कार मतलब कहते हैं ना, सामाजिक बहिष्कार करो, इनको कोई इनसे कुछ ना लो, है ना, तो समाज द्वारा किया जाने वाला बहिष्कार सामाजिक बहिष्कार होता है, सिंपल सी भाषा में। और ये दोस्तों आपके अधिनियम के माध्यम से ऐसा है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं, यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए धारा 3, यानी अत्याचार कैसे होगा, कौन से अपराध होगा, क्या अपराध नहीं माना जाएगा, इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए धारा 3 अध्याय 2 दोस्तों, अध्याय 2 अपराध और अत्याचार। तो अपराध अध्याय 2 का धारा 3 पढ़ते हैं कि क्या है कि अत्याचार के अपराध की सजा SC ST को छोड़कर मिलेगी। यानी कि अगर देखिए कोई SC जो है SC को ही गाली दे रहा है या फिर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है या फिर इनमें से कुछ भी करता तो वो दोषी नहीं होगा। SC ST के अलावा चाहे OBC कह दे या फिर जनरल कैटेगरी कह दे तभी वो दोषी होगा, तभी उस पर दोस्तों इसके तहत एक्ट के तहत दोस्तों कार्रवाई होगी। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें अपराध होंगी। ठीक है, पहला है कोई घृणात्मक पदार्थ पिलाने खिलाने पर। मान लो दोस्तों कोई घृणात्मक पदार्थ हो गया, उसको अगर आप पिलाते हैं या फिर खिलाते हैं SC या ST को, तब आप क्या है, अपराधी होंगे। जैसे दोस्तों घृणात्मक क्या होता है, जिससे घृणा किया, जैसे दोस्तों किसी को थूक के चटवा रहे हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों किसी को मूत्र पिला रहे हैं ना, इस तरीके से दोस्तों, तो वो क्या होगा, घृणात्मक। ठीक है, पदार्थ या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो आपके लिए क्या होगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरा क्या है, SC व ST, ठीक है, ST व SC के परिसरों या प्रवेश द्वार पर मलमूत्र या अन्य घृणात्मक पदार्थ इकट्ठा करने पर। मान लो दोस्तों कोई SC ST का दोस्तों प्रवेश स्थान है, घर के दरवाजे पर आप कहीं पे वहाँ पे मलमूत्र डाल देते हैं कि ये आप SC हैं, आप है ना, फालतू चीज़ों के लिए, है ना, जिससे कोई लेन देन नहीं है। फालतू आपके दिमाग में क्या मानसिकता है, आप जाकर के उनके यहाँ पे कूड़ा फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं या फिर घृणात्मक पदार्थ इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी दोस्तों सजा ही होगा। तीसरा, अपमानित करने पर, आप उनको अपमानित करते हैं, ठीक है, चाहे जाति का नाम लेकर के या फिर किसी भी तरीके से दोस्तों। देखिए इसका मैं आपको बता दूं, हर एक एक्ट का दोस्तों गलत प्रभाव पड़ता है। यानी कि इसका दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसका गलत इस्तेमाल भी करके दोस्तों फंसा भी देते हैं ना, तो ये चीज़ें नहीं है, दुनिया में दोनों तरीके के लोग हैं। ठीक है, चलिए चौथा है दोस्तों कि जूते की माला पहनाने या अर्धनग्न या फिर नंगा घुमाने पर। ठीक है, आप दोस्तों किसी भी SC ST को, है ना, क्या करते हैं, जूते की माला पहनाते हैं, मुंह काला करते हैं ना, ऐसी चीज़ें, या फिर दोस्तों उनको नंगा करके घुमाते हैं या फिर आधा नंगा करते हैं, ठीक है, तब भी दोस्तों आप इसके हकदार होंगे इस अपराध के।
ठीक है। पांचवा है बलपूर्वक कपड़े उतरवाना, सिर मुड़वाना, सिर या मुछ मुड़वाना या फिर शरीर का कोई भी अंग आदि पोतना, कहे ना कि मुंह काला कर दो इसका, ठीक है, मुंह काला कर दिया या फिर उसका मुछ मुड़वा दिया या फिर सिर मुड़वा दिया या बलपूर्वक उसके कपड़े उतरवा रहे दोस्तों, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, अपराध है। छठा है इसके भूमि पर अनुचित रूप से खेती करना या फिर कब्जा करना। देखिए आप उसके भूमि पर अनुचित तरीके से, बिना जो उचित ना हो, बिना उससे दोस्तों पूछे, बिना उसके कहने पर आप खेती कर रहे हैं या फिर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी आपके ऊपर SC/ST लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। सातवां है फसल नष्ट करने या जलने पर या जल जमीन, है ना, घर या वन उसके अधिकारों में हस्तक्षेप करने पर, यानी आपने उसके फसल को जला दिया, नष्ट कर दिया, घर नष्ट कर रहे हैं, जमीन नष्ट कर रहे हैं या फिर उस पर अधिकार कर रहे हैं, तब भी आपके ऊपर ST/ST एक्ट लगेगा। बेगारी करवाने, बेगारी मतलब होता दोस्तों बिना पैसों काम करवाना, जबरदस्ती उसको लगा रखा दोस्तों, उससे काम करवा रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ये भी दोस्तों क्या है, एक अपराध है, ठीक। नौवां क्या है कि मानव या पशु शवों को ले जाने या कब्र खोदने के लिए विवश करना। देखिए ये चीज़ें क्या है कि मानो, पहले देखिए बहुत से लोग यही काम करते थे, मगर दोस्तों अब क्या है कि मान लो दोस्तों कोई मानव मर गया या फिर कोई पशु मर गया, तो कहें इसको आप ले जाइए, पशु मर गया इसको आप ले जाइए, जबरदस्ती कह रहे हैं ले जाइए, इसके लिए कब्र खोदिए, या फिर दोस्तों देखिए अगर वो स्वेच्छा से कर रहा है, उसका काम ही यही है, तो करेगा, बिल्कुल सही करेगा, मगर दोस्तों आप जबरदस्ती करेंगे तब आपके लिए दिक्कत है, ठीक है, तो ये आपका दोस्तों अपराध होगा, ठीक है, समझ आइए, ठीक है। चलिए 10वां क्या है हाथ से मैला धुलाई करने के लिए नियोजन पर, अगर आप हाथ से मैला धोने के लिए दोस्तों कहते हैं, नियोजन करते हैं, तब भी आपको, ठीक है। 11 नंबर क्या है ST या SC की स्त्रियों को पूजा या फिर मंदिर में देवदासी बनाने पर, अगर देवदासी बना कर रखते दोस्तों उनको, तब भी दोस्तों आप उसके हकदार हैं, है ना, क्राइम कर रहे हैं। 12वां क्या है मतदान करने या ना करने के लिए विवश करना, अगर वो दोस्तों मतदान करना चाहता है तो आप उसे मना करते हैं या फिर नहीं करना चाहते जबरदस्ती ले जाते हैं, तब भी आप, ठीक है। चलिए 13वां क्या है पंचायत या नगर पालिका में किसी पद पर रहने के दौरान कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में बाधित करना। अगर मान ले दोस्तों वो कहीं पे नगर पालिका पंचायत में कोई सदस्य है, प्रधान है, तो आप उसके कामों को नहीं करने दे रहे हैं या फिर उसमें बाधित कर रहे हैं, तब भी आप अपराधी हैं, ठीक है। 14 नंबर क्या है मतदान के बाद सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करने पर हमला अथवा चोट पहुंचाने पर, ठीक है। और 15 दोस्तों जाति के नाम पर गाली गलौज करने पर। देखिए आपने उसको जाति सूचक शब्द से गाली दे दी, ठीक है, गाली गलौज कर रहे हैं SC या ST व्यक्ति को, तो तब दोस्तों आपको पता लगे। सबसे ज़्यादा दोस्तों इसी पे लगता है कि हमको हमारा नाम हमें मतलब जाति का नाम लेके गाली दी है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। 16वां है शत्रुता घृणा वैमनस्य वाली भावनाओं में अभिवृद्धि करना। दोस्तों घृणा वाली, जैसे आप किसी से घृणा करके कुछ कर रहे हैं तब भी, ठीक है। 17वां है जल स्रोत को दूषित व गंदा करना, उनके दोस्तों पीने का पानी उसको गंदा करना या फिर, है ना, ऐसी चीज़ों को है। 18वां है ग्राम स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करने पर, आप उनसे कहते हैं यहाँ से चले जाओ, है ना, क्यों चले जाए भाई, उनका भी स्थान है, सबका है, ठीक है। चलिए 19 नंबर है धार्मिक स्थानों या धार्मिक स्थानों पर रोक, है ना, धार्मिक स्थलों पर नहीं जाने दे रहे हैं तब दोस्तों, ठीक है। 20वां है सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करने पर, किसी का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करने पर, तब भी देखिए UPSI में पूछा गया। तो इसके लिए दोस्तों दंड क्या है, तो इसके लिए दोस्तों दंड क्या है 5 माह से 5 साल तक की सजा और जुर्माना, ठीक है। अगर ऐसी चीजें आप करते हैं तो 5 साल से लेकर के 6 माह से लेकर के 5 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। चलिए 4 नंबर है कर्तव्यों की उपेक्षा करने के लिए सजा। अगर आप कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं तब आपको क्या होगा, यानी कोई भी लोक सेवक जो SC ST नहीं है, यदि वो अपने कर्तव्यों को जानबूझ कर उपेक्षा करेगा तब दोस्तों उसको दंड मिलेगा 6 माह से 1 साल तक का कारावास UPSI में पूछा गया। यानी कि इसका मतलब क्या है, मान लो दोस्तों आप कहीं गए, मान ले आपके साथ दोस्तों इसके तहत मतलब धारा 3 के तहत कोई भी चीजें घटती हैं, तो आप जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, FIR लिखाने जाते हैं, मान लिया थाने गए, तो दोस्तों आपकी FIR नहीं लिखी जा रही, ठीक है, तब दोस्तों आगे वो भी दोषी होगा जो आपकी FIR नहीं लिख रहा। जब दोषी होगा दोस्तों जब वो FIR न लिखने वाला SC ST नहीं होगा तभी होगा, अगर वो SC ST तब वो दोषी नहीं होगा दोस्तों, ठीक, उसके ऊपर अलग से वो चीज़ें होंगी। मगर दोस्तों अगर वो OBC या जनरल है दोस्तों तो उसके ऊपर ये SC ST एक्ट लगेगा, ठीक। और इसके लिए दोस्तों सजा क्या दी जाएगी, अगर कोई लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी अगर ये चीज़ें करने से कतराता है तो दोस्तों उसे 6 माह से 1 साल तक का कारावास हो सकता है, UPSI में पूछा गया है। चलिए 5वां है दोबारा अपराध करने के लिए बढ़ाई गई सजा। अगर दोस्तों आपने एक बार अपराध किया, है ना, आपको सजा मिली, फिर आप दोबारा करते हैं तो दोबारा अपराध करने पर दोस्तों सजा आपकी बढ़ा दी जाएगी। दोबारा अपराध करने पर कारावास 1 साल से कम नहीं होगा दोस्तों, है ना। लोक सेवा कर दोबारा फिर से करता है, एक बार वार्निंग के बाद दोबारा से
तब उसको और सजा बढ़ाई जाएगी। 6 नंबर क्या है कि आईपीसी के कतिपय बंदों का लागू न होना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और 7 नंबर क्या है, कुछ व्यक्ति की संपत्ति का जब्त होना। क्या संपत्ति भी जब्त होगी? कैसे? जब कोई व्यक्ति अत्याचार के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, वहां विशेष न्यायालय कोई दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप से आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि कोई व्यक्ति की उस व्यक्ति की कोई संपत्ति स्थावर या जंगम है, स्थावर और जंगम 2 प्रकार की संपत्ति या दोनों, जिनका उस अपराध करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को समर्पित की जाती है। मान लिया जिस भी चीज से मान लिया किसी ने SC ST के लोगों को दोस्तों परेशान किया, उनको दोस्तों क्या किया, कुछ दोष किया, मान लिया उसमें गाड़ी का इस्तेमाल किया, कोई जमीन का इस्तेमाल किया दोस्तों, उसे भी जब्त करवा सकती है। ठीक है, तो उसे भी जब्त किया जा सकता है। अगला है धारा 8 अपराधों के बारे में अवधारणा। क्या है कि यदि अभियुक्त के ने अध्याय 2 के अधीन, अध्याय 2 हमने बताया कौन कौन सा अपराध है, अपराध करने में युक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई वित्तीय सहायता की है, तो विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध में दुष्प्रेरण किया। अगर मान लिया दोस्तों मान लिया दोस्तों मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ SC ST के साथ, और आप हमारा सहयोग कर रहे हैं किसी भी तरीके से वित्तीय सहायता करके, तो दोस्तों आप भी उसमें दोषी मानेंगे। दोषी कौन से? दुष्प्रेरण वाले। दुष्प्रेरण क्या होता है दोस्तों? किसी को भड़काना, यार मारो साले को, है ना, ये ऐसा है, इस जाति से उसको मारो, तो भैया आप भी दोषी होंगे, आपके खिलाफ दुष्प्रेरण का अपराध लगेगा। ठीक है, चलिए 9 धारा क्या कहती है? शक्तियों का प्रदान किया जाना। तो दोस्तों याद रखिएगा, शक्तियों का प्रदान किया जाना, धारा 9 कहता है यदि राज्य सरकार चाहे तो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए, उससे निपटने के लिए मामलों के वर्ग या समूह के लिए किसी अधिकारी को विशेष न्यायाधीश के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी अन्वेषण पर अभियोजन की शक्तियां प्रदान कर सकता है। ठीक है, ऐसी शक्तियां राज्य सरकार चाहे तो किसी भी अधिकारी को दे सकती है। ठीक है, चलिए अध्याय 3 क्या है? निर्वासन। ठीक है, अध्याय 3 क्या है? निर्वासन दोस्तों। इसकी धारा 10 का कहता है कि जिस व्यक्ति द्वारा अपराध करने की संभावना हो उसे हटाया जाना। देखिए कहने का मतलब क्या है कि मान लिया दोस्तों कोई व्यक्ति है, वो गांव में रहता है, आपको पता है, पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है कि ये बदतमीजी करेगा, है ना, ये करेगा जरूर बदतमीजी, क्योंकि कुछ भी आने वाला है, मान लिया इलेक्शन आने वाला है, कुछ भी आने वाला है, ये बदतमीजी जरूर करेगा, ये SC ST से लड़ाई झगड़ा करेगा। तो दोस्तों उसे इसमें धारा 10 कहा गया है, उसे पहले से ही वहां से हटा दो, उस गाँव से हटा दो, उसे निर्वासित कर दो। तो दोस्तों जिस व्यक्ति द्वारा अपराध करने की संभावना है उसे हटाया जाना, कि इसे लगता है, सरकार को लगता है कि ये बदतमीजी करने वाला है, पहले से शक है दोस्तों ये SC ST एक्ट इसके ऊपर लगने वाला है, ये बदतमीजी करेगा SC ST भाइयों से, तो दोस्तों उसे पहले से ही हटाया जा सकता है, उसे यहाँ से निर्वासित किया जा सकता है, और अधिकतम 3 वर्ष के लिए दोस्तों उसे हटाया जा सकता है वहां से, गांव से। ठीक है, चलिए धारा 11 का कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसके प्रवेश करने की दशा में, मान लिया दोस्तों कोई व्यक्ति जिसको हटाना चाहती सरकार या फिर पुलिस प्रशासन, वो असफल रहता है, या फिर दोस्तों वहां से हट गया फिर उसके बाद फिर से आ गया, तो फिर उसे कौन सजा मिलेगी, क्या होगा? तो यदि कोई व्यक्ति धारा 10 के अधीन क्षेत्र से हटने के निर्देश का पालन नहीं करता है, मान लिया किसी व्यक्ति को शंका थी सरकार की ये बदतमीजी करेगा, इसको हटने के निर्देश दे दिए गए, फिर भी वो दोस्तों निर्देश का पालन नहीं करता है, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा। यानी विशेष न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कराया जाएगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट, है ना, विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगी। यानी कि विशेष न्यायालय खुद कहेगी कि इसे यहाँ से हटाकर वहाँ ले जाइए, जहाँ पे ये बोलेगी वहाँ ले जाइए, इसको यहाँ से हटाइए। 12 नंबर क्या है कि ऐसे व्यक्ति की माप व फोटोग्राफी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है, जिसको दोस्तों यहाँ से हटने का आदेश दिया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा। ठीक है, मतलब पुलिस अधिकारी उसकी माप ले लेगा, फोटो ले लेगा, जिससे दोस्तों वो चिपकाया जा सके कि हाँ ये व्यक्ति अगर भाग जाता है दोस्तों, जिससे उसको पता लगाया जा सके। धारा 13 का कहता है कि धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए दंड दोस्तों शास्ति है ना, यानी कि अगर धारा 10 के तहत अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं दंड क्या होगा। तो ये देखिएगा कि वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, वह 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। दोस्तों 1 वर्ष का कारावास होगा और जो जुर्माना उचित होगा लगाया जाएगा। ठीक है,
चलिए, अध्याय 4 कहता है विशेष न्यायालय SC ST मुकदमा के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी, उसके बारे में अध्याय 4 है। अध्याय 4 का पहला धारा क्या है? 14। ठीक है, तो विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना होगी। कैसे? तो राज्य सरकार तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति पर। देखिए कौन कौन? राज्य सरकार, जैसे यूपी में दोस्तों राज्य सरकार, ठीक है, बीजेपी की है, तो राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से त्वरित न्याय के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी। यानी कि अगर राज्य सरकार चाहे और मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के उच्च न्यायालय के त्वरित न्याय के लिए दोस्तों एक विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है, और आपको बता दें कि इस अधिनियम के अधीन यथासंभव 2 माह के भीतर निपटाए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो ये करेगी न्यायालय की स्थापना, इसके द्वारा दोस्तों मान लिया SC ST एक्ट के तहत कोई भी मामला आता है उसको दोस्तों कोशिश करेंगे 2 महीने के भीतर इसको निपटा दिया जाए। चलिए 14A क्या कहता है? अपीलें मतलब विशेष न्यायालय के किसी निर्णय से, मान लिया दोस्तों विशेष न्यायालय ने कोई निर्णय सुनाया, उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में 90 दिनों के भीतर की जाती है। मान लिया दोस्तों आपको सजा दे दी कि 2 साल की, मान लिया ना 2 साल सजा दे दी गई, आप संतुष्ट नहीं है, तो आप दोस्तों विशेष न्यायालय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर। और याद रखेंगे कि अपील को 3 माह के भीतर निपटारा जाना चाहिए। दोस्तों 2016 में जोड़ा था कि ये जो अपील आप करेंगे उच्च न्यायालय में, इसको दोस्तों 3 महीने के भीतर यानी 90 दिन तक आप कर सकते हैं, 90 दिन के अंदर, और 90 दिन के अंदर फिर से इसको 90 दिन के अंदर दोस्तों इसे निपटाना भी चाहिए। ठीक है, चलिए 15 का कहता है कि विशेष लोक अभियोजन व अनन्य लोक अभियोजन सरकारी वकील, यानी सरकारी वकील कैसे बनेगा? कोई है ना सरकारी वकील का होता है जिससे मान लो कोई SC ST व्यक्ति है, ये पीड़ित है दोस्तों, ये गरीब है, तो इसको सरकारी वकील दिया था, तो सरकारी वकील दोस्तों सरकार रखती है, तो उसके लिए क्या होगा? तो विशेष लोक अभियोजन व अनन्य लोक अभियोजन कैसे बनेंगे? तो दोस्तों कौन बन सकते हैं? जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया, मतलब कम से कम 7 वर्ष तक वो वकील रहा हो, वकील के रूप में काम किया हो। चलिए अध्याय 4A जो 2016 में जोड़ा गया दोस्तों, आपको बता दें इसमें 15A जोड़ा गया। क्या कहा गया? कि पीड़ित और गवाहों के अधिकार, जो पीड़ित होंगे या फिर गवाह होंगे उनके अधिकार क्या होंगे? तो किसी भी प्रकार के हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों या उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना राज्य सरकार का कर्तव्य उत्तरदायी होगा। मान लिया दोस्तों कोई गवाह है कि हाँ हमारे सामने इन्होंने इनके जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है, अब दोस्तों कोई व्यक्ति दबंग है, वो इनको धमका रहा है, तो दोस्तों क्या करना होगा कि गवाह देने वाला और जो पीड़ित है जिस पे दोस्तों गलत चीज़ें की गई हैं उनकी दोस्तों सारी व्यवस्थाएं कौन करेगा? उनका संरक्षण करेगा, उनको दोस्तों है ना सुरक्षा कौन देगा? ये राज्य का कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा। आपको बता दें कि पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार भी किया जाएगा। ठीक है, ये भी कहा गया है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अध्याय 5 से कहता है प्रकीर्ण। क्या दोस्तों? प्रकीर्ण। ठीक है, और तो इसमें क्या है 16 नंबर कि सामूहिक जुर्माना लगाने पर राज्य सरकार की शक्ति। दोस्तों सामूहिक रूप से मतलब कई लोग अगर इन्वॉल्व है तो सामूहिक रूप से जुर्माना लगाने अधिकार किसके ऊपर है? राज्य सरकार के ऊपर। 17 का कहता है कि विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही। दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 18 का कहता है कि अभियुक्ति के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों पर संहिता की धारा 438 लागू नहीं होगी। दोस्तों ये बताया गया अभियुक्त व्यक्ति को अग्रिम जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि व्यक्ति को कभी भी दोस्तों अग्रिम जमानत यानी कि इसके तहत दोस्तों अगर कोई बंद हुआ जेल में या फिर कहीं भी तो उसको अग्रिम जमानत नहीं जाएगी दोस्तों। यानी कि कहने मतलब क्या है कि व्यक्ति को इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति दंडित है उसको अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। 18A क्या है दोस्तों कि 18A दोस्तों बाद में जोड़ा गया। आपको बता दें कि किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक ना होना। दोस्तों ये 18A में कहा गया। इसका मतलब कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट यानी कि FIR को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फुल फॉर्म है। ठीक है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई प्रथम FIR करता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं, यानी कि ये नहीं कह सकता पुलिस वाला पहले जांच करेंगे तब FIR लिखेंगे। अगर कोई SC ST व्यक्ति कहता है कि हमारे खिलाफ ऐसा ऐसा हुआ, आप SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कीजिए, तो कोई भी पुलिस वाला ये नहीं आपसे कह सकता कि पहले देखिए आप फालतू चीजें लगा रहे हैं, पहले हम इसकी जांच करेंगे फिर लिखेंगे। तो ऐसा नहीं, उसे FIR पहले लिखना होगा, उसके बाद आप जांच करिए जाके। ठीक है, तो यानी कि बिना जांच के पहले FIR आपको लिखना होगा। ठीक है, और यदि आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व अन्वेषण अधिकारी के किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर ले अगर दोस्तों पुलिस को लगता है कि मान लो दोस्तों आपने SC ST एक्ट के तहत आप गए
बोला कि दोस्तों हमारे गांव में एक दबंग है, प्रधान जी दबंग है ना, इनके खिलाफ एफआईआर लिखिए। तो उन्होंने हमको गलत चीज़ें बोली हैं या फिर हमारे साथ गलत किया है, तो दोस्तों पुलिस ये नहीं कहेगी पहले हम जाके जांच करेंगे आप उतने प्रधान अरे प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ आप कैसे लिखवा सकते हैं, नहीं, वो एफआईआर लिखेगा। और अगर दोस्तों उसको लगता है कि इसे गिरफ्तार करना चाहिए प्रधान को, ठीक है, तो यदि आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व दोस्तों अन्वेषण अधिकारी के किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी कि भैया पहले अन्वेषण अधिकारी से पूछ ले, उसे गिरफ्तार करके लाना होगा, ले आएंगे। ठीक है, चलिए धारा 19 का कहता है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों पर दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 360 लागू नहीं होगी, यानी कि 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी पर भी लागू। ठीक है, यानी कि अगर 18 साल से कोई बड़ा है तो सब पर लागू होगा। और यह धारा दोषी को जल्द रिहा करने संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है 21 नंबर। धारा 21 कहता है कि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर सरकार का कर्तव्य दोस्तों, यानी कि राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था करना, विधिक सहायता उनको कराना और यात्रा और भरण पोषण के लिए व्यय की व्यवस्था आदि करना दोस्तों सरकार का कर्तव्य होगा। यानी कि अब देखिए पीड़ित दोस्तों बार बार आएगा जाएगा तो उसका खर्चा लगेगा, तो यात्रा खर्चा देना है ना, उसके दोस्तों पुनरुद्धार के लिए उसकी दोस्तों वित्तीय सहायता प्रदान करना, भरण पोषण देना, वो भी सरकार का ही काम है। ठीक है, चलिए धारा 22 से कहता है कि सद्भावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण, अगर सद्भावना कोई काम किया था दोस्तों वो कार्यवाही तो उसके लिए संरक्षण प्राप्त होगा, यानी उसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। और 23 नंबर क्या है कि नियम बनाने सकती है दोस्तों केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए दोस्तों नियम बना सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीजें आपने देख ली है दोस्तों। आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ये एक्ट पढ़ के। ठीक है, ये एक्ट पढ़ के। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे भाइयों मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, वहाँ सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगे। ठीक है, और जो पहली बार जुड़े दोस्तों देखिए यूपीएसआई का प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारी यूपीएसआई की प्लेलिस्ट मिली है, इसको पढ़ लीजिए। और ये रहे मूल विधि दोस्तों, यहाँ पे आपको सारी मूल विधि क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो ये चले जाइए मूल विधि क्लासेस यूपीएसआई नाम से बनाया है और स्ट्रैटेजी के दोस्तों यहाँ से। और जिनको पीडीएफ चाहिए दोस्तों मूल विधि की वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले, जैसे ही करेंगे दोस्तों फिर लॉग इन करेंगे, ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे और दोस्तों ये देखिएगा आपको पहले ही दोस्तों ये मिल जाएगा यूपीएसआई 2025 मूल विधि पीडीएफ बैच दोस्तों, यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ से आप ले सकते हैं दोस्तों। धीरे धीरे इसमें सारे पीडीएफ अगर आपके डाल दे जाएंगे, टेंशन नहीं है किसी बात की, इन्हें आप निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो जाइए दोस्तों, अभी ऑफर प्राइस है, ले सकते हैं। और भी सारी चीज़ें बहुत सारी पीडीएफ है, एक बार ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, वहाँ से बहुत सारी पीडीएफ चाहे स्ट्रेटेजी के हो, यूपी स्पेशल हो, है ना, इतिहास भूगोल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों थैंक यू, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।